हाँ जी, नमस्कार। आगे शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। मतलब लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जिनको आपको पता है मैंने लिखा था फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग के नींव के पत्थर जिन्हें हम कहते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों के बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, उनको कल हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम बारी बारी से एक एक को लेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम एम्स। तो बात को समझो कि एम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, आपको पता ही है कि जैसा कि ये जो प्रेजेंट एरा है, प्रेजेंट एरा में रोल इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश जो हमने डिस्कस किया था कि आज कहीं ना कहीं इंग्लिश का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एकेडमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ना केवल इससे हमारा शैक्षिक विकास होगा बल्कि ये आज की स्थितियों में व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम सबसे पहले एम्स की बात करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के एम्स। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम एम्स को। जैसा कि हमें पता है कि यदि लैंग्वेज पे कमांड हासिल करनी है तो आपको पता है कि ये कमांड तभी हासिल होगी, लैंग्वेज से रिलेटेड जो 4 स्किल्स हैं, 4 स्किल्स जो हैं, उनका इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलपमेंट होगा, तभी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये जो एम्स हैं, इन एम्स का संबंध कहीं ना कहीं उन्हीं 4 स्किल्स से है। तो फिर भी हम बात करते हैं एम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ यदि हम बात करें तो पहला एम, जिसका नाम हम बोल सकते हैं सेमेंटिक एम। पहला एम कौन सा? सेमेंटिक एम। दूसरा फनेटिक एम, फोनेटिक नहीं, फनेटिक एम। तीसरा ग्राफिक एम और चौथा फनेटिक कम ग्राफिक एम। फनेटिक कम ग्राफिक एम। तो ये देखो एम्स, इसको 4 प्रकार में मैंने आपके सामने लिख के रखा है। पहला है सेमेंटिक एम, जिसका संबंध हम देखेंगे किससे इसका संबंध है। तो पहला सेमेंटिक एम, दूसरा फनेटिक एम, तीसरा ग्राफिक एम और चौथा है फनेटिक कम ग्राफिक एम। ध्यान से इसको नोट करो, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। सेमेंटिक एम जिसका संबंध है लिसनिंग स्किल से। तो इसका संबंध किससे है? लिसनिंग स्किल और लिसनिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। लिसनिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिसनिंग वाले पहलू से, एस्पेक्ट, उसी एस्पेक्ट को हम कह रहे स्किल। तो सेमेंटिक एम
सेमेंटिक एम का संबंध है लिसनिंग स्किल से, ये बात ध्यान देना। और लिसनिंग स्किल, इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सेमेंटिक एम का संबंध है लैंग्वेज के लिसनिंग एस्पेक्ट से, अर्थात लिसनिंग वाले पहलू से। और इस एम को हासिल करने के लिए, अर्थात इस लिसनिंग स्किल को हासिल करने के लिए, अर्थात लैंग्वेज के इस लिसनिंग वाले एस्पेक्ट को हासिल करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसका संबंध है नॉलेज ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, अर्थात लैंग्वेज। कोई क्या बोल रहा है, उसके द्वारा क्या शब्दावली यानी क्या वोकेबलरी यूज की जा रही है, हर वर्ड का किस सिचुएशन में क्या मीनिंग है। तो यदि हम वर्ड्स के मीनिंग की समझ रखते हैं, वर्ड्स के मीनिंग की समझ डेवलप करने के लिए, अर्थात सेंटेंसेस के सही मीनिंग की समझ रखने के लिए, तभी तो लैंग्वेज का मीनिंग हम समझेंगे। तो सेमेंटिक एम हासिल करने के लिए टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को वर्ड्स, सेंटेंसेस, इनका एप्रोप्रिएट मीनिंग यानी किस सिचुएशन में किस वर्ड का क्या मीनिंग है, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। और तब जाकर के स्टूडेंट्स अपने सेमेंटिक एम को हासिल कर पाएंगे और टीचर अपनी टीचिंग से स्टूडेंट्स को सेमेंटिक एम हासिल करवाने में हेल्प करेगा। तो वापस आइए, सेमेंटिक एम का संबंध है लिसनिंग स्किल से। यदि स्टूडेंट्स में ने सेमेंटिक एम हासिल कर लिया, समझो उसमें लिसनिंग स्किल डेवलप हो गई। और लिसनिंग स्किल या सेमेंटिक एम हासिल करने के लिए द स्टूडेंट्स आर टॉट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड लैंग्वेज। यदि वर्ड्स का, सेंटेंसेस का किस सिचुएशन में, देखो एक ही वर्ड का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग निकलता है, तो किस सिचुएशन में किस वर्ड का क्या मीनिंग बन रहा है, इसकी समझ जब डेवलप होगी तो ही हमें लिसनिंग स्किल डेवलप होगी। और जब लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि इससे हमारा सेमेंटिक एम डेवलप हो जाएगा। तो सेमेंटिक एम जिसका संबंध लिसनिंग स्किल से है, और इस स्किल को हासिल करने के लिए टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाना चाहिए, वर्ड्स और सेंटेंसेस का किस सिचुएशन में क्या मीनिंग है, क्या अर्थ बन रहा है। एक ही वर्ड का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग बनता है। जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा। खैर, लेकिन इस विषय वस्तु को आपको समझना है। तो पहला सेमेंटिक एम जिसका संबंध लिसनिंग स्किल से है, इसके लिए द स्टूडेंट्स आर टॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स और द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ वर्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। यदि वर्ड से बना फ्रेज से बना क्लॉज से बना सेंटेंस से बनी लैंग्वेज। यदि आप वर्ड्स का एप्रोप्रिएट मीनिंग समझ आपके नहीं होगा तो आपकी लैंग्वेज का किस सिचुएशन में क्या मीनिंग है, मीनिंगफुल लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते। तो मीनिंगफुल लैंग्वेज सीखने के लिए लिसनिंग स्किल डेवलप होना जरूरी है। अब बात आती है दूसरा एम जिसका नाम है फनेटिक एम। और फनेटिक एम का संबंध है स्पीकिंग स्किल से। किस स्किल से? स्पीकिंग स्किल। इसी को हम कह सकते हैं स्पीकिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। स्पीकिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज का स्पीकिंग वाला पहलू।
तो इसकी जो विषय वस्तु है, इसमें टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाना चाहिए वो पढ़ाया जाएगा। नॉलेज ऑफ साउंड दी जाएगी इसमें, नॉलेज ऑफ साउंड, क्योंकि जब साउंड की नॉलेज होगी तो हम वर्ड्स को सही तरीके से उनका उच्चारण कर सकते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हमारा तभी होगा जब हमारे अंदर साउंड की नॉलेज होगी। और साथ ही साउंड की नॉलेज का संबंध, सपोज कोई दूसरा बोल रहा है तो उसकी साउंड को यदि हम डिकोड नहीं कर पाए, उसका एनालिसिस नहीं कर पाए, तो इसका सीधा असर हमारी अंडरस्टैंडिंग पर भी पड़ेगा। तो साउंड, इसकी जो विषय वस्तु है वो है साउंड, और हम कह सकते करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। वापस आइए, दूसरा एम जिसका नाम है फोनेटिक एम। फोनेटिक एम इज रिलेटेड टू स्पीकिंग स्किल और स्पीकिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। To achieve this skill or to achieve this aspect, the students are taught the knowledge of sound or correct pronunciation. When the students achieve correct pronunciation, we can say they have achieved phonetic aim. And phonetic aim is related to speaking skill or speaking aspect of language. ओके, नाउ थर्ड, ग्राफिक एम। दरअसल ग्राफिक एम का संबंध है, अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ, जनरली हमने पढ़ा था द प्रॉपर और द जनरल ऑर्डर टू टीच लैंग्वेज स्किल्स इज LSRW। यहाँ लेकिन बात जो चल रही है वो हर एम की अलग अलग बात चल रही है, इसलिए ध्यान देना, यहाँ कोई सीक्वेंस में बात नहीं चल रही। तो ग्राफिक एम का संबंध है राइटिंग स्किल से, राइटिंग स्किल अर्थात राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो राइटिंग वाला जो पहलू है, इससे जो संबंधित एम है उस एम का नाम है ग्राफिक एम। और इस ग्राफिक एम को हासिल करने के लिए टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाना चाहिए? तो इसके लिए टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखाएगा, टीचर अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देगा विजुअल सिंबल्स की। ये जितने भी सिंबल्स हमें दिखाई देते हैं, ये जितने भी अल्फ़ाबेट, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ये सब विजुअल सिंबल्स हैं। डायग्राम्स, ये क्या है? विजुअल सिंबल्स हैं। तो जिसमें विजुअल सिंबल्स की नॉलेज दी जाएगी वो है ग्राफिक एम। तो इसका संबंध है नॉलेज ऑफ विजुअल सिंबल्स। तो जब स्टूडेंट्स को विजुअल सिंबल्स की नॉलेज हो जाएगी तो हम कह सकते हैं दे हैव अचीव्ड ग्राफिक एम। और ग्राफिक एम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू राइटिंग स्किल और राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अब बात आती है चौथा और लास्ट एम। चौथा और लास्ट एम जिसका नाम है फोनेटिक कम ग्राफिक एम। और इस फोनेटिक कम ग्राफिक एम का संबंध है रीडिंग स्किल से। ये तो आपको पता ही है क्योंकि 3 स्किल्स पहले हो चुकी हैं, तो यहाँ इसका संबंध है रीडिंग स्किल से। अब आप आसानी से दिमाग लगा सकते हो कि रीडिंग करने के लिए, सपोज़ कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसकी रीडिंग करने के लिए सबसे पहले तो वो जो विजुअल सिंबल्स हैं उनकी पहचान होनी चाहिए, और पहचानने के साथ साथ जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो उसकी साउंड की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो रीडिंग के लिए 2 तरह की नॉलेज ज़रूरी है, पहली विजुअल सिंबल्स की नॉलेज और साथ ही साउंड की नॉलेज। इसलिए इसका नाम है फोनेटिक कम ग्राफिक एम। इसमें 2 चीज़ें, फोनेटिक भी है और ग्राफिक भी है। तो रीडिंग के लिए इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है।
तो रीडिंग स्किल हासिल करने के लिए क्या सीखा जाएगा? तो इसका संबंध है नॉलेज ऑफ बोथ, दोनों चीजों की नॉलेज। किस किस की? विजुअल सिंबल्स, विजुअल सिंबल्स प्लस साउंड। विजुअल सिंबल्स और साउंड दोनों की नॉलेज होगी तभी स्टूडेंट्स में रीडिंग स्किल डेवलप होगी, और जब रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगी तो हम कह सकते हैं उसने फोनेटिक कम ग्राफिक एम पा लिया। तो स्टूडेंट जिस क्लास स्टैंडर्ड का है, चाहे वो बिगनर है, चाहे वो प्राइमरी लेवल को पार कर गया, मिडिल चला गया है, मिडिल को पार करके सेकेंडरी पे चला गया, सेकेंडरी को पार करके सीनियर सेकेंडरी कॉलेज में चला गया, हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज यानी लैंग्वेज के नाम पर इन्हीं 4 एम से रिलेटेड विषय वस्तु उसको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे एज और क्लास स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का बढ़ता है वैसे वैसे लैंग्वेज के कंटेंट्स में जो है डेवलपमेंट होता जाता है। ओके, लेकिन इसका सीधा सीधा जो संबंध है इन चारों स्किल्स से है। तो पहला एम एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। पहला एम जिसका नाम है सेमेंटिक एम। सेमेंटिक एम इज रिलेटेड टू लिसनिंग स्किल और लिसनिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। फॉर दिस द स्टूडेंट्स आर टॉट द करेक्ट नॉलेज ऑफ appropriate meaning of words or the appropriate meaning of sentence to learn appropriate meaning of sentence language। तो लैंग्वेज का क्या मीनिंग है, हमारी लैंग्वेज अर्थपूर्ण है या नहीं है, सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बात का क्या मतलब है, अगर ये सब कुछ हमारी समझ में नहीं आएगा तो लैंग्वेज पे हमारी पकड़ नहीं हो सकती। दूसरा एम फोनेटिक एम। फोनेटिक एम इज रिलेटेड टू स्पीकिंग स्किल, इसी को कह सकते हैं स्पीकिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। इसके लिए टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को साउंड की नॉलेज दी जाएगी ताकि उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, और साथ ही दूसरा कोई बोल रहा है उसकी बात में जो वो साउंड उच्चारित कर रहा है उसकी साउंड के बीच डिफरेंशिएट करेगा, उसको एनालिसिस करे, उसकी साउंड को डिकोड कर सके, तभी उसमें जो है स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। और जब स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी तो मान लो उसने फोनेटिक एम हासिल कर लिया। तीसरा जो एम है वो है ग्राफिक एम, जिसका सीधा संबंध राइटिंग स्किल से है, और राइटिंग स्किल मतलब राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, और इसके लिए टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को दी जाएगी विजुअल सिंबल्स की नॉलेज। और अंतिम जो एम है वो है फोनेटिक कम ग्राफिक एम, जिसका संबंध सीधा सीधा रीडिंग स्किल से है, और रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए दोनों तरह की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए विजुअल सिंबल्स की नॉलेज होना ज़रूरी है और साथ ही साउंड की नॉलेज भी ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के एम्स को डिस्कस कर लिया। आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। लिखा तो मैंने खूब मोटा मोटा है, दिखाई दे जाना चाहिए, और अगर नहीं दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको हम अपन दूर कर लेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से अब बात आती है क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मैं अभी यूं ही ओरली आपके सामने बोलता हूं क्वेश्चन। लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू विच एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, सेमेंटिक, फोनेटिक, ग्राफिक, फोनेटिक कम ग्राफिक। तो सीधा सीधा आपको पता है कि लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू सेमेंटिक एम। अब बात आती है द टीचर टीचेस the appropriate meaning of words or sentences to develop। अब यहीं छोड़ देगा वो, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल। तो आपका जवाब होना चाहिए लिसनिंग स्किल। ओके, तीसरा क्वेश्चन इसमें से, टू डेवलप लिसनिंग स्किल व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट शुड बी टॉट बाय द टीचर। लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए टीचर के द्वारा क्या पढ़ाया जाना चाहिए। तो वो ऑप्शन देगा correct meaning of words and sentences, correct meaning of sound, correct meaning of visual, symbols, and the knowledge of visual 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 symbols,
एंड साउंड। तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, हर बात को मैंने देख लिया, आपको दिखा दिया। 4 टाइप्स के ये एम्स हैं, हर एम का संबंध अपनी एक पर्टिकुलर स्किल से है और उस हर पर्टिकुलर स्किल को हासिल करने के लिए या टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स में डेवलप करने के लिए उसका अपना एक पर्टिकुलर ही कंटेंट है। ओके, आई थिंक आपने नोट कर लिया। तो ये हमारी चर्चा हुई एम्स की। अब एम या फिक्स हो गए कि ये एम है, हर क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए ये एम्स फिक्स हो गए। अब इन एम्स को हासिल करने के लिए टीचर अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा और टीचर की हेल्प से स्टूडेंट इन एम्स को हासिल करेगा। अब कैसे हासिल करेगा, क्या बात है, वो हम यहाँ बात करेंगे। ओके, अब आप जैसा कि आप जानते हो कि हमने एम्स को डिस्कस किया है और हर एम को हासिल करने के लिए स्टूडेंट रेगुलर क्लासरूम में जाएगा, यानी क्लास अटेंड करेगा, और टीचर, क्योंकि टीचर को नॉलेज है कि किस एम को स्टूडेंट्स में डेवलप करने के लिए उसके द्वारा क्या पढ़ाया जाना चाहिए, तो टीचर क्लास में रोज़ाना जो भी स्किल उसको डेवलप करनी है उससे रिलेटेड कंटेंट यानी उससे रिलेटेड टॉपिक्स वो पढ़ाएगा। तो ये जो पढ़ना और पढ़ाना है, ये जो टीचिंग और लर्निंग जो हो रही है, क्यों हो रही है कि जो एम्स हैं लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के, जो एम्स हैं उन एम्स को हासिल करवाया जा सके, अर्थात टीचर उन एम्स को अपने स्टूडेंट्स में डेवलप कर सके। तो टीचर के द्वारा पढ़ाना और स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ना, यानी टीचर की टीचिंग और स्टूडेंट्स की ये जो लर्निंग है, ये जो टीचिंग और लर्निंग है, ये रोज़ाना के जो एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं, ये एफ़र्ट्स इन एम्स को हासिल करने के लिए ही तो किए जा रहे हैं। और इन ये जो एफ़र्ट्स हैं, इन एफ़र्ट्स को ही हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के एलिमेंट्स। अब टीचिंग लर्निंग में कौन इन्वॉल्व है भाई? एक तरफ कौन इन्वॉल्व है? एक तो है टीचर और एक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को तो उतनी समझ है नहीं कि क्या उसके एम्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी समझ तो टीचर को है ना। लेकिन अब टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट्स के क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से जो कंटेंट है उस कंटेंट को इस तरह से अरेंज करे और इस तरह से स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करे कि जो डिज़ायरेबल स्किल्स हैं वो स्किल्स स्टूडेंट्स में डेवलप हो सकें। और जब स्किल्स डेवलप होंगी तो स्टूडेंट अपनी हर स्किल से रिलेटेड एक पर्टिकुलर एम को जो है हिट करेगा, उस एम को अचीव करेगा। तो इस सब के लिए टीचिंग लर्निंग ये जो प्रोसेस है ये बनाई हुई है। तो टीचिंग लर्निंग के जो एलिमेंट्स हैं वो टीचर और स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्लास में हर स्टूडेंट कोई ना कोई एम लेके आया है। अब कोई ना कोई क्यों, हर क्लास स्टैंडर्ड में स्टूडेंट के लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में जो एम्स हैं, ये 4 एम्स हैं। ये क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से इनका दायरा बढ़ता है, एम्स नहीं बढ़ते, इनका दायरा बढ़ता जाता है और उसी हिसाब से टीचर के द्वारा उनको टीचिंग दी जाती है। तो अब अगर हम बात करें तो स्टूडेंट अपने एम्स को हासिल करने के लिए क्लासरूम में आया। अब टीचर जो है ये तो भाई नॉन है हर चीज़ से,
तो टीचर जो है स्टूडेंट्स में लैंग्वेज से रिलेटेड जो एम्स हैं, और हर एम का संबंध एक पर्टिकुलर स्किल से है, उस पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट और टीचर दोनों ही क्लासरूम में मिल रहे हैं। जहां टीचर टीचिंग करा रहा है, स्टूडेंट उसकी लर्निंग कर रहा है। ये टीचिंग और लर्निंग ही क्या है, उनके वो एफर्ट्स हैं। टीचर अपने एफर्ट्स अप्लाई कर रहा है, स्टूडेंट्स अपने जो है एफर्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। ये जो टीचिंग लर्निंग है, ये ही एक तरह से है ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स, ये बात ध्यान रखना, यदि ऑब्जेक्टिव्स अर्थात वो ऑब्जेक्टिव्स वो एफर्ट्स हैं जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व हैं, और जब ये दोनों ही अपने एफर्ट्स एक सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो 100% जो डिज़ायरेबल एम है वो हिट होगा, वो अचीव होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स, तो सबसे पहले हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का एक प्रकार है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी व्यवहारिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, और जो दूसरा प्रकार है वो है नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। व्यवहारिक और अव्यवहारिक उद्देश्य, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स और नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। यदि क्लासरूम में ऑब्जेक्टिव्स सही से रन किए जाएं टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के द्वारा, तो कोई भी स्टूडेंट्स को उनके एम्स हासिल करने से नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली बात आती है ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हमने दो टाइप में बांटा है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा है नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच हम अंतर करें, जैसा कि हिंदी में व्यवहारिक उद्देश्य और इधर अव्यवहारिक उद्देश्य। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से सुनना, ये चीज़ आगे तक चलेगी, ये बेसिक है। आगे जब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग चलेंगे तो इसमें ये चीज़ बहुत मायने रखेगी। हालांकि हिंट मैं अभी दे दूंगा कि यह बात है क्या। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, अब अगर सबसे पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की और नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की, तो वो अंतर भी आ जाए, अंतर भी हम इजीली इसको समझ लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनके नेचर की बात करें, तो पहला है ये मेजरेबल होते हैं, ये टर्मिनल होते हैं, ये इंस्ट्रक्शनल होते हैं, इंस्ट्रक्शनल, और इनका सीधा सीधा संबंध स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से होता है। ये स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं, इनको देखकर हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं। तो ये परफॉर्मेंस गोल्स, ये परफॉर्मेंस गोल्स ऑफ स्टूडेंट्स, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। तो पहली क्या हो गई, ये मीजरेबल है तो ये नॉन मीजरेबल है,
इधर ये टर्मिनल है तो हम बात करेंगे ये नॉन टर्मिनल है। ये इंस्ट्रक्शनल है तो हम बात कर देंगे इधर नॉन इंस्ट्रक्शनल। और ये स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस गोल्स हैं तो हम इनको कहेंगे नॉन परफॉर्मेंस गोल्स। अच्छा, यहाँ नॉन परफॉर्मेंस गोल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अभी सिर्फ मैंने इंग्लिश में लिखा है, पहले इसको देखो क्या लिखा है। तो मैं कह रहा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स जो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला एक प्रकार है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा है नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। ये है व्यवहारिक उद्देश्य, ये है अव्यवहारिक उद्देश्य। अब अगर इनकी विशेषताओं की बात करें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो मीजरेबल कहते हैं इनका मापन किया जा सकता है, अर्थात ये मापनीय हो गए। इनका मापन किया जा सकता है, अर्थात विद्यार्थी ने ये कितने हासिल कर लिए और टीचर किस विद्यार्थी में इनको कितना डेवलप कर पाया है। तो ये मापनीय होते हैं, इनका मापन किया जा सकता है। दूसरा है टर्मिनल। टर्मिनल का संबंध होता है प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से, अर्थात इनमें टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया जा सकता है। टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया जा सकता है। ट्रेंड यानी प्रशिक्षित। तो ये कैसे होते हैं? इसमें स्टूडेंट्स को अपने यानी स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो इनका संबंध प्रशिक्षण से है। प्रशिक्षण यानी ट्रेंड कर सकता है टीचर, अपने स्टूडेंट्स को क्या कर सकता है? ट्रेंड। अब वो ट्रेंड हो रहे कि नहीं हो रहे तो इनका मापन कर सकता है वो, क्योंकि आपको पता पहली विशेषता आपने पढ़ी थी मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब मापनीय है और टर्मिनल मतलब प्रशिक्षण। टीचर अपने एफर्ट से, अपने पढ़ाने से, अपनी टीचिंग से स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर सकता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में। अगला है इंस्ट्रक्शनल, अर्थात टीचर इनकी टीचिंग करा सकता है, अर्थात इनको पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है। और साथ ही ये स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस गोल्स होते हैं, ये स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को शो करते हैं। इन्हीं से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का भी पता चलता है कि कितना उन्होंने सीखा है, कितना नहीं सीखा है, नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा है। उन सारे रीजंस का टीचर आसानी से पता लगा सकता है और पता लगाने के बाद आगे स्टूडेंट्स को उनमें क्या प्रॉब्लम, किस स्टूडेंट की क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उनको रीटीचिंग और रेमेडियल टीचिंग दे करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब अगर हम बात करें नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की, तो नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में पहला है नॉन मीजरेबल। अब नॉन मीजरेबल मतलब इनका टीचर के द्वारा मापन नहीं किया जा सकता, ये मापनीय नहीं है, इनका मापन नहीं कर सकता। दूसरा नॉन टर्मिनल, अर्थात टीचर इनमें अपने स्टूडेंट्स को ट्रेंड नहीं कर सकता, इसमें प्रशिक्षित नहीं कर सकता। और तीसरा है नॉन इंस्ट्रक्शनल, अर्थात टीचर के द्वारा इनको पढ़ाया नहीं जा सकता, यानी इनकी टीचिंग नहीं कराई जा सकती। और साथ ही ये स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से इनका कोई लेना देना नहीं है, यानी इनके आधार पर स्टूडेंट्स को पास और फेल नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स को तो पास और फेल किया जाता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर। बात क्लियर? नोट कर लीजिए प्लीज़। जैसा कि पहले ही मैंने संकेत दिया था कि ये ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से समझ लो, क्या है, किस तरह से है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, मेजरेबल, टर्मिनल, इंस्ट्रक्शनल और साथ ही रिलेटेड टू परफॉर्मेंस गोल्स ऑफ स्टूडेंट्स। और दूसरी तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, जस्ट नॉन लगा दिए, जस्ट अपोजिट है, नॉन मेजरेबल
यानी इनका मापन नहीं किया जा सकता। नॉन टर्मिनल अर्थात टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित यानी ट्रेंड नहीं किया जा सकता इनमें। और नॉन इंस्ट्रक्शनल यानी टीचर इनकी टीचिंग नहीं करा सकता। और साथ ही इनके आधार पर स्टूडेंट्स को पास या फेल नहीं किया जाता, अर्थात ये परफॉर्मेंस में जो है मायने नहीं रखते। तो अब बात आती है कि आखिरकार बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं और नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो यदि नोट कर लिया है, नोट कर लीजिए, 1 मिनट में दे रहा हूं आपको, ऊपर से मिटा रहा हूं। तो अब हम पहले बात करेंगे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की और बाद में करेंगे नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं जी KCA। बोलो एक बार, KCA, AC, KCAAC, KCAASE। मतलब के बोले तो नॉलेज, के बोले तो नॉलेज, सी बोले तो कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, हिंदी में आप बोलते हो उसको अवबोध। ए बोले तो, अब यहां ध्यान रखना 2 बार ए आ रहा है, ए, तो दोनों जगह ये जो ए है उसका अपना अलग अलग नाम है और ये सब एक सिस्टम से चलता है। पहला ए फिक्स है, पहला ए है एप्लीकेशन, दूसरा ए है एनालिसिस, एस बोले तो सिंथेसिस और ई बोले तो इवैल्यूएशन। वापस आइए, के बोले तो नॉलेज अर्थात बोध ज्ञान, सी बोले तो कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग समझ, ए बोले तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बोले तो अनुप्रयोग, दूसरा ए बोले तो एनालिसिस अर्थात विश्लेषण, एस बोले तो सिंथेसिस अर्थात संश्लेषण और ई बोले तो इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन। अब आप उस कसौटी पे खरा उतारो इनको, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए पहले बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इनको देखो। क्या टीचर इनका मापन कर सकता है, क्या टीचर इनमें स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर सकता है, क्या टीचर इनकी टीचिंग दे सकता है, क्या वास्तव में इन्हीं के आधार पर, इन्हीं में परफॉर्मेंस के आधार पर स्टूडेंट्स को पास और फेल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ देखो आप। तो देखिए नॉलेज मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उतना बड़ा ये है नहीं अपने यहाँ। नॉलेज मतलब जब भी टीचर क्लासरूम में आएगा किसी टॉपिक को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेगा, उस टॉपिक का नाम लिखेगा या नाम लिखेगा नहीं, ओरली पहले उसको बोलेगा। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स रिकॉल करेंगे कि पहले उन्होंने इस तरह का कोई नाम सुना है या नहीं सुना है। फिर रिकॉल के बाद उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, और पहचानने ये रिकॉल रिकॉग्नाइज ये सब क्या है, नॉलेज। अर्थात स्टूडेंट्स ये ट्राई करेंगे कि इसको हमने पहले सुना है या नहीं सुना। तो यही होता है रिकॉल रिकॉग्नाइज। उसके बाद टीचर उसको लिखेगा, उस टॉपिक को लिखने के बाद उसका विस्तार से वर्णन करेगा, उसको नरेट करेगा, उसका एक्सप्लेनेशन देगा और आगे क्लासीफाई करेगा उसको। तो वो सब किस में आएगा, कॉम्प्रिहेंशन में। इससे स्टूडेंट्स में उस टॉपिक में अवबोध यानी समझ बढ़ेगी,
समझ, और उसके बाद जब समझ बढ़ जाएगी उसके बाद जो भी उसने समझा है उसको व्यवहार में प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा, और अप्लाई जब करेगा उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना आएगा चीज़ों के बीच कि पहले कैसे उसकी सोच क्या थी, पहले वो क्या सोचता था और आज उस टॉपिक में क्या था, मतलब एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो उसमें एनालिसिस की पावर बच्चे में जो है डेवलप होगी। साथ ही सिंथेसिस, पूरा टॉपिक एक सिस्टमेटिक वे में उसके माइंड में अरेंज हो जाएगा। और लास्ट में एवेल्युएशन, वो मूल्यांकन कि जो भी जिस तरह से टीचर ने पढ़ाया है उसकी कितनी समझ में आया, कहाँ से उसकी समझ में नहीं आया है, आखिरकार क्यों नहीं आया, तो बच्चा अपना मूल्यांकन स्वयं से करेगा। तो ध्यान से सुनना, तो ये सब कुछ टीचर ही तो सिखाएगा, टीचर ही तो हर टॉपिक की नॉलेज देगा, बच्चे में समझ डेवलप करेगा, और जब समझ डेवलप होगी तभी तो बच्चा उसको व्यवहार में यूज़ कर पाएगा उस नॉलेज को। और उसके बाद एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो ये 6 के 6 वो हैं जिनका टीचर मापन कर सकता है, ये पता लगा सकता है कि मैंने स्टूडेंट्स को ये सिखाया है, उनकी समझ में आया है या नहीं आया, कितना आया है, कितना समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया है, ये सब कुछ वो जो है मापन कर सकता है। साथ में इनमें सब में टीचर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर सकता है, इनकी टीचिंग करा सकता है, और इन्हीं के आधार पर बच्चों को पास और फेल किया जाता है। अगर टॉपिक में उसको नॉलेज नहीं है, उस टॉपिक का उसको समझ नहीं है तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएगा। और जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, सही गलत का अंतर उसको नहीं पता है, पूरे चैप्टर में कहाँ से क्या किस तरह से जो है चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसका सिंथेसाइज करना नहीं आएगा, तो कभी भी स्टूडेंट उस लेसन को समझ पाने में असमर्थ पाएगा। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की। कौन से? नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में इसमें आते हैं दरअसल हमारे मन के भाव। ध्यान से सुनना, यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि टीचर कितना ही बड़ा हो, बड़ा का मतलब लंबा नहीं, कितना ही अपने स्टूडेंट्स को समझा पाने में जो है सफल रहता हो, एक बात आपको ध्यान से सुननी है कि टीचर अपनी टीचिंग से स्टूडेंट्स में बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को तभी डेवलप कर पाएगा जब स्टूडेंट में ऑलरेडी नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की मौजूदगी होगी। अर्थात जब बच्चा घर से आएगा, क्लास में बैठेगा और जब टीचर कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करेगा उस समय स्टूडेंट में ऑलरेडी नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की मौजूदगी होनी जरूरी है, वरना टीचर सर पीट पीट के भी मर जाए ना तो भी वो उस टॉपिक को नहीं समझा सकता, क्योंकि नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की टीचिंग तो करा ही नहीं सकता। ये नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की मौजूदगी तो स्टूडेंट में पहले से ही होनी चाहिए। पहले का मतलब जब टीचर उसको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की टीचिंग कराना शुरू करे, क्योंकि यदि स्टूडेंट्स में नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की मौजूदगी नहीं होगी और टीचर ने लेसन इंट्रोड्यूस कर दिया तो टीचर अपनी टीचिंग से उस लेसन के बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की टीचिंग को सफलतापूर्वक नहीं करवा सकता, विद्यार्थियों की समझ में आएगा नहीं। तो आखिरकार ये नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, तो मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल शॉर्ट में। दरअसल नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं गैस करो, नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, बोलो ए आई, क्या आई? अंदर से फीलिंग आई। दरअसल ए का मतलब है एटीट्यूड, दूसरा ए है इसका मतलब है एप्टीट्यूड, आई बोले तो इंटरेस्ट, और ये तो इमोशनल फीलिंग्स हैं ही। तो ध्यान से सुनो, यदि
टीचर किसी लेसन को क्लास में स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करता है, उस समय यदि कोई स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसका ध्यान कहीं और है, वो टीचर की बात पे अटेंशन नहीं दे रहा, वो टीचर की बात पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, वो टीचर के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो टीचर कितना ही बढ़िया पढ़ा ले, उस स्टूडेंट की समझ में वो लेसन नहीं आएगा, मतलब बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स उसमें डेवलप नहीं होंगे। तो सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं आप रुचि, एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं अभिरुचि, और एटीट्यूड जिसको कहते हैं आप अभिवृत्ति। छोड़ो ये भारी भरकम छोटी छोटी बात लो। इंटरेस्ट यानी रुचि, एप्टीट्यूड अभिरुचि, एटीट्यूड कहते हैं सोच, कहते हैं ना ये छोटी सोच का है, ये बड़ी सोच का है। तो यहाँ सोच बड़ी मायने रखती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सोच बड़ी मायने रखती है। तो ध्यान से सुनना है, यदि टीचर किसी भी लेसन को क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करे तो उस समय सभी स्टूडेंट्स में ऑलरेडी नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की मौजूदगी होनी जरूरी है, और टीचर के द्वारा ये पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि स्टूडेंट्स में नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं या नहीं। क्योंकि नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स अगर मौजूद नहीं है तो फिर वो टीचर क्या करे, सबसे पहले बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उनका एटीट्यूड एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए तमाम प्रकार की टीचिंग एड्स हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे अलग अलग तरीके से। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड अर्थात रुचि, अभिरुचि और सोच अभिवृत्ति। अब बच्चे में इंटरेस्ट है, अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट है, जिस समय टीचर ने अपना लेसन इंट्रोड्यूस किया इंटरेस्ट है, तो टीचर अपने उस स्टूडेंट को समझा पाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनमें इंटरेस्ट भी है और साथ में वो कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं उस टॉपिक में, तो समझ लो एक्स्ट्रा चाहते हैं तो वो घर पे जाकर के भी किताबों में से पढ़ रहे, नेट से सर्च कर रहे, नेट से सीख रहे। इसका मतलब उनमें एप्टीट्यूड है, अभिरुचि है, तो वो और ज़्यादा गेन करेंगे। और साथ ही बच्चों की जो सोच है वो पॉजिटिव है, बड़ी सोच है। हालांकि क्लास स्टैंडर्ड और एज के हिसाब से सोच डेवलप होती है, लेकिन जिस क्लास स्टैंडर्ड और जिस एज का स्टूडेंट है वैसी उसकी सोच है, पॉजिटिव वे में है, तो 100% टीचर अपनी टीचिंग से उस लेसन के बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप कर पाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। ऑब्जेक्टिव्स दो प्रकार के, बिहेवियरल और नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है, नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है। अब अगली क्लास में मैं थोड़ा सा इस पे और बोलूँगा और उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करूँगा। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।